हेलो बच्चों, मैं नीतीश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम मतलब हमारा जो सौर मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ध्यान से हम एक एक लाइन को रीड करते हुए चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो बताया गया है कि सनसेट के बाद में, यानी कि सूर्यास्त के बाद में, जब हम आसमान को देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, देखने में बड़ा ही वंडरफुल दिखाई देता है। और वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। और जब शुरू में हम देखते हैं तो शुरू में हमें आसमान में एक या दो ही सितारे नज़र आते हैं, या सितारों को ही यहाँ पर ब्राइट डॉट्स कहा गया है, जो चमकीले डॉट होते हैं। डॉट मतलब एक तरह से बिंदु। तो सितारों को ही यहाँ पर ब्राइट डॉट कहा गया है। और कहा गया है कि जब हम जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद में जब हम आसमान को देखते हैं तो पहले शुरू में हमें कुछ ही सितारे नज़र आते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जल्दी ही हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो ब्राइट डॉट्स हैं या चमकीले सितारे हैं उनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और वो सितारे संख्या में इतने होते हैं कि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। तो सारा ही पूरा की पूरा जो आसमान है वो भर जाता है इन चमकीले सितारों से। और उनमें भी कुछ जो सितारे होते हैं वो ब्राइट होते हैं, यानी कि ज़्यादा चमकीले होते हैं। अदर्स आर डिम। और कुछ जो सितारे होते हैं वो कम चमकीले होते हैं, यानी कि डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडीड विद डायमंड्स। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो भर गया है या जड़ा हुआ है किसे, डायमंड से। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और सभी के सभी सितारे जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। बट लेकिन इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। तो बताया गया है कि यदि, इफ़ मीन्स यदि, यू लुक एट दैम केयरफुली, यदि तुम उनको केयरफुली देखते हो, बड़े ध्यान से देखोगे, तो तुम ये पाओगे कि उनमें से जो कुछ सितारे हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, जैसे कि दूसरे जो तारे हैं वो टिमटिमा रही हैं, है ना। मतलब जब हम किसी तारे को ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला तारा नहीं टिमटिमा रहा है, बाकी सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है हमें। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। तो होता क्या है कि ये जो तारे होते हैं ये सिंपली क्या होते हैं, ग्लो करते हैं, या सिंपली कह सकते हैं, सिंपली चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, है ना। तो वास्तव में कोई भी तारा टिमटिमाता नहीं है, बिना किसी टिमटिमाहट के ये सिंपल क्या करते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं। जैसे कि हमारा जो मून है, जैसे मून चमकता है, जैसे हमारा चंद्रमा चमकता है, वैसे ही ये तारे भी सिंपली ग्लो करते हैं, कोई टिमटिमाहट इनमें नहीं होती है। ऐसा हमें लगता है कि ये टिमटिमा रहे हैं। आगे हम देखेंगे, Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days। अच्छा, अब बात करें इन तारों के अलावा और हमें क्या दिखाई देता है। तो along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days। यानी कि इन तारों के साथ साथ हम एक चीज़ और भी देखते हैं जो आसमान में हमें दिखाई देती है, और वो है मून, यानी कि चंद्रमा, है ना। और अधिकांश दिन हम इस चंद्रमा को आसमान में देखते हैं। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये चंद्रमा जो है वो अलग अलग टाइम पे आता है, इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृति में हमें देखने को मिलता है, एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आपने भी मून को देखा होगा, तो कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है ना। तो धीरे धीरे उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है ना। तो अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है, अलग अलग शेप में दिखाई देता है, और अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। तो फुल मून जो है
वो कब होता है? जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा मून दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं फुल मून, है ना। तो फुल मून जो है वो महीने में केवल एक ही बार दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, यानी कि हर महीने में पूर्णिमा की जो रात होती है ना, उस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। अब 4 नाइट लेटर, और लगभग 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह या 15 दिन कह लो, तो लगभग 2 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। तो 15 दिन बाद हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, यानी कि धीरे धीरे वो गायब हो जाता है और दिखाई ही नहीं देता है। और जब वो पूरी तरह से गायब हो जाता है तो वो क्या होता है? इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो उस वाली रात को हम कहते हैं न्यू मून लाइट, या कह सकते हैं अमावस्या की रात, है ना। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और जब क्या होता है, देखो, जब फुल न्यू मून होता है, जिस दिन न्यू मून होता है या अमावस्या की जब रात होती है, तो उस दिन हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? स्काई को, यानी कि आसमान को अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि आसमान हमें अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा तो होता ही नहीं है, तो उसकी रोशनी होती नहीं है। और ऐसे में हमें क्या होता है? ऐसे में हमें सारे तारे जो हैं बड़े साफ नज़र आते हैं, है ना। तो ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट, है ना। तो क्योंकि क्लियर नाइट होती है, बिल्कुल अंधेरी रात होती है, तो हमें आसमान अच्छे से दिखाई पड़ता है। आगे हम देखते हैं, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। देखो, एक यहाँ पर बच्चों सवाल आया है, एक क्वेश्चन है, और पूछा जा रहा है, वो हमसे कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ है, या क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है? वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि जो चीज़ें हमें रात के समय दिखाई देती हैं आसमान में, वो दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देती हैं? जैसे हमें चंद्रमा जो है वो दिखाई देता है, सितारे दिखाई देते हैं, तो ये सितारे जो हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? आगे देखते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में सूरज होता है, यानी कि सन होता है, और सन की लाइट ज़्यादा होती है, सन का प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ये कम चमकीली जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं दिन के समय। आगे देखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टाइल बॉडीज़। देखो, ये इम्पोर्टेंट लाइन है और ध्यान से इसको देखिएगा, बिकॉज एनीबडी कैन आस्क यू व्हाट आर कैलेस्टाइल बॉडीज़, है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होती है कैलेस्टाइल बॉडीज़। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टाइल बॉडीज़। तो बताया गया है कि सन हो गया, मून हो गया, और वो सभी चीज़ें जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि सितारे, है ना, ये भी सितारे भी आ गए, मून भी आ गया, सन भी हो गया, मतलब जो कुछ भी हमें आसमान में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो सभी क्या होती हैं? वो सभी कैलेस्टाइल बॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट, सम कैलेस्टाइल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब देखो, कुछ कैलेस्टाइल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और साथ ही साथ गर्म भी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये जो कैलेस्टाइल बॉडीज़ होती हैं वो गैसों से मिलकर बनी होती हैं। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट, और उनमें अपना खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है ना। जैसे कि सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो सभी गैसों से मिलकर बने होते हैं, और उनमें खुद की हीट होती है ना, और उनमें खुद का लाइट होता है ना। खुद की हीट है तो लाइट तो खुद का होगा ही उनका। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, है ना। तो अब कुछ कैलेस्टाइल बॉडीज ऐसी होती हैं जो गैसों से मिलकर बनी होती हैं, और उनमें खुद की हीट और खुद का लाइट होता है, और उस लाइट को ये क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, कहाँ पर? अपने यूनिवर्स में। दीज कैलेस्टाइल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो ऐसी कैलेस्टाइल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। तो कौन सी कैलेस्टाइल बॉडीज़? ऐसी कैलेस्टाइल बॉडीज़ जो गैसों से मिलकर बनी होती हैं, और जिनमें खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, या खुद का प्रकाश होता है ना। तो ऐसी कैलेस्टाइल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है?
द सन इज़ ऑल्सो आ स्टार, है ना। सन जो है यानी कि जो हमारा सूरज है वो भी एक सितारा है ना। अब तुम कहोगे कि सितारा कैसे हो गया, ये तो इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि सितारे तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, सन तो इतना बड़ा है, तो ये सितारा कैसे हो सकता है। तो बच्चों ये हमारे बहुत पास में है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है ना। वैसे तो ये सितारा ही है ना। आगे देखते हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब देखो हमें आसमान में जो बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सन के जैसे ही होते हैं। मतलब जैसे हमारा सूरज दिखाई देता है, जैसे सन में बहुत सारी हीट है और बहुत सारा प्रकाश वो हमें देता है, बहुत सारा लाइट वो फैलाता है, उसी प्रकार से बाकी के सितारे होते हैं। बट लेकिन वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। अब देखो सूरज की हीट हम तक पहुंचती है, मतलब जो सूरज होता है जब वो दिन के समय सुबह उगता है ना, तो उसकी हीट हमें महसूस होती है ना। लेकिन सितारे जो होते हैं वो भी उनकी भी खुद की हीट होती है, लेकिन उनकी हीट हम तक पहुंचती नहीं है ना, या उनकी हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, तो हम तक उनकी हीट पहुंचती नहीं है। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और साथ ही साथ वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिंपल वही वाली बात है कि वो हमसे दूर हैं। तो वो सितारे जो हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो छोटे भी दिखाई देते हैं और उनकी हीट भी हम तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज़ें होती हैं वो छोटी दिखाई देती हैं जब हम उनको दूर से देखते हैं, है ना। तो कोई भी जो चीज़ होती है, मान लो बड़ी चीज़ भी होती है ना, कोई बड़ी सी चीज़ है, अगर उसको हम दूर से देखेंगे तो वो चीज़ कितनी बड़ी हो लेकिन हमें छोटी ही दिखाई देती है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है कि देखो एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन जब वो आसमान में उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। क्या है, बहुत दूर है, इसलिए हमें वो छोटा दिखाई देता है। तो सिमिलरली बाकी के जो सितारे हैं, बाकी के जो स्टार्स हैं, वो भी हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनकी हीट भी हम तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different group of stars. अब देखो यहाँ पर एक और बात बताई गई है, जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कई सारे पैटर्न, है ना। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न तो आज के ज़माने में सब जानते हैं। जैसे मोबाइल में पैटर्न होता है ना, मोबाइल लॉक खोलते हैं तो जो डॉट्स होते हैं उनको मिलाकर एक पैटर्न बना देते हैं, वही पैटर्न, है ना। तो आसमान में भी वो पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, और वो पैटर्न कौन बनाता है, वो पैटर्न बनाते हैं हमारे स्टार्स, है ना। जब हम आसमान में नाइट स्काई में देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कई सारे पैटर्न जो कि बनाए जाते हैं अलग अलग सितारों के ग्रुप्स के द्वारा। मतलब अलग अलग सितारे होते हैं ग्रुप में, तो उनके ग्रुप से एक कह सकते हैं कि एक पैटर्न बनता है, और उन्हीं पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन मीन्स नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। तो ऐसे ही कुछ नक्षत्र हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन हैं। एक का नाम है अर्सा मेजर और एक कॉन्स्टलेशन का नाम है बिग बियर, है ना। तो ये दो कॉन्स्टलेशन हैं जो कि हमें आसमान में दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। तो उनमें से एक जो कॉन्स्टलेशन है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है वो कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, है ना। तो सप्तऋषि मंडल के बारे में आपने सुना होगा, है ना। वही कॉन्स्टलेशन हमें आसमान में दिखाई देता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ये सप्तऋषि मंडल जो है या सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है, ये क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार। तो ये एक ग्रुप है जिसमें 7 सितारे हैं, 7 स्टार हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये सातों क्या हैं, ऋषि हैं। क्या हैं, ऋषि। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार
दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अब ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, इसमें 7 सितारे होते हैं जो कि ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है ये किसका हिस्सा है? ये अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। तो अपने घर में, अपने परिवार में जो तुमसे बड़े लोग हैं या आस पड़ोस में जो बड़े लोग हैं उनसे कहिए आप कि वो तुम्हें और भी ज़्यादा सितारों के बारे में बताएं या तुम्हें सितारे दिखाएं, है ना। प्लैनेट्स जो हैं वो उनको भी दिखाएंगे, और जो कॉन्स्टलेशन है अगर आपसे पहचान में नहीं आते हैं कि कौन सा कॉन्स्टलेशन कहाँ पर है, तो अपने से जो बड़े लोग हैं अपनी फैमिली में या नेबरहुड में, तो उनसे आप कहिए, वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब देखो पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे उनके पास तो मोबाइल हुआ नहीं करता था, है ना। तो आज तो हमारे पास मोबाइल है तो हम डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं, लेकिन पुराने समय में लोगों के पास में इतने सारे गैजेट नहीं हुआ करते थे। तो पुराने समय में जो लोग थे वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, है ना। तो वो डायरेक्शन का पता लगाते थे रात के समय में, वो भी सितारों की हेल्प से, यानी कि जो स्टार होते हैं उनकी हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। देखो एक और स्टार होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ स्टार, है ना। अब नॉर्थ स्टार जो है वो, इसका एक और नाम है जिसको हम नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार भी कहते हैं, है ना। तो जो नॉर्थ स्टार है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसी को हम पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा एक ही दिशा में रहता है, यानी कि नॉर्थ दिशा में ही ये सितारा जो है हमें देखने को मिलता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। तो पोल स्टार जो है उसकी लोकेशन का हम अंदाज़ा किसकी हेल्प से लगा सकते हैं? तो जो हमारा सप्तऋषि मंडल है, तो सप्तऋषि मंडल की जो पोजीशन है उसी के हिसाब से हम पोल स्टार के बारे में पता कर सकते हैं कि पोल स्टार जो है कहाँ दिखाई देता है। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो देखो यहाँ बताया गया है कि यदि आप एक इमेजिनरी लाइन जो है जैसे 1.1 में दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो इसमें दिखाया गया है, देखो ये लड़की है और ये इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर जो सितारे हैं ये सप्तऋषि मंडल है ना। अब इसके आँखों से देखो एक सीधी लाइन जा रही है, तो ये 2 सितारे हैं सप्तऋषि मंडल के। इससे और आगे इस लाइन को इमेजनरी लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको और आगे ले जाएंगे तो एक और सितारा आगे पड़ता है, वही हमारा क्या है, नॉर्थ स्टार। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं आसमान में कि पोल स्टार कहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम कैलेस्टाइल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ कैलेस्टाइल बॉडीज़ होती हैं उनमें खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं पाई जाती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। तो ये जो ये जो कैलेस्टाइल बॉडीज़ हैं, है ना, कुछ कैलेस्टाइल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें खुद की हीट या खुद की हीट और खुद का लाइट नहीं पाया जाता है। और ये जो कैलेस्टाइल बॉडीज़ हैं ये किसके प्रकाश से चमकती हैं? तो ये सितारों के प्रकाश से चमकती हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और ऐसी जो कैलेस्टाइल बॉडीज़ होती हैं उनको कहते हैं हम प्लैनेट्स। तो देखो ऐसी कैलेस्टाइल बॉडीज़ जिनमें खुद की हीट, खुद का लाइट होता है वो तो कहलाती हैं स्टार, और ऐसी बॉडीज़ जिनमें खुद की हीट और खुद का लाइट नहीं होता है और जो कि सितारों के या स्टार के जो स्टार्स होते हैं उनके ही लाइट से चमकती हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वेंडरर्स, है ना। अब ये जो प्लैनेट शब्द है, प्लैनेट जो शब्द है ये किससे बना है? तो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड है ये एक, और ग्रीक वर्ड जो है वो है प्लेंटाई, है ना। प्लेंटाई का उस भाषा में, ग्रीक भाषा में मतलब होता है वेंडरर। वेंडरर का मतलब घूमने वाले, है ना। क्योंकि देखो जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मतलब चारों तरफ घूमते हैं, है ना। तो प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेंटाई से आया है,
जिसका उस भाषा में क्या अर्थ होता है, वेंडरर। वेंडरर का मतलब होते हैं घुमंतु या घूमने वाले। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट। तो देखो अर्थ यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लानेट है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लानेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और पृथ्वी को जो हीट मिलती है, लाइट मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, यानी कि सूरज से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे पास का सितारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। आगे बताया गया है कि यदि हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं, है ना, जैसे कि हम मून पर चले जाएं और मून पर जाकर हम वहाँ से मून पर जाकर वहाँ से हम पृथ्वी को देखें, तो हमें अपनी पृथ्वी कैसी नज़र आएगी, बिल्कुल मून जैसी ही नज़र आएगी, चमकती हुई। जैसे मून चमकता हुआ हमें दिखाई देता है रात को, ऐसे ही हमें पृथ्वी दिखाई देगी जब हम उसको दूर से देखेंगे। नेक्स्ट, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट। देखो बात करें अगर मून की, तो जो मून होता है वो एक सैटेलाइट होती है, मतलब सैटेलाइट मतलब उपग्रह, है ना। तो जो मून है वो एक सैटेलाइट होती है। इट इज़ ए कॉम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। तो ये जो मून है ये हमारे अर्थ का ही एक कॉम्पेनियन है, पृथ्वी का ही एक साथी है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है ना। तो ये जो मून होता है, मून है वो पृथ्वी के चारों ओर तरफ घूमता रहता है, लाइक द अर्थ, है ना, लाइक अवर अर्थ। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही मून जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। देयर आर 7 अदर प्लानेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो अब क्या है कि देखो एक तो प्लानेट हो गई हमारी पृथ्वी, इसके अलावा 7 और प्लानेट हैं हमारे अर्थ के जैसे ही, जो कि हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, सन से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो जैसे हमारी पृथ्वी की एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, है ना। कभी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए पृथ्वी की या अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, है ना। तो जैसे अर्थ की सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट, ऐसे ही जो और 7 ग्रह हैं उनकी भी अपनी अपनी क्या हैं, ऐसे मून हैं या उनकी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम है, यानी कि सौरमंडल। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एंड एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम, वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो देखो यहाँ बताया गया है द सन यानी कि सूरज, 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह, सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, या कह सकते हैं कि एक तरह से सैटेलाइट ही कह सकते हैं, उपग्रह कह लो या सैटेलाइट कह लो, बात वही है। तो सूरज हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इसके अलावा कुछ और भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, इसके है ना। तो इन सब को मिलाकर क्या बनती है, एक सोलर फैमिली बनती है, और वही सोलर फैमिली क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम कहलाती है। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, है ना। तो इसी सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका मुखिया, जिसका हेड कौन होता है, सन होता है।